Good afternoon to all. Today in this video we will discuss about meiosis. इसके रिगार्डिंग मैंने पिछले वीडियो में मेनली प्रोफेस के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी एंड उसमें सिर्फ और प्रोफेस ही डिस्कस किया था, बट इसमें उसके रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा कंसर्न रखूंगी उसका, और जो मियोसिस की बाकी डिटेल्स हैं एज कम्पेयर टू माइटोसिस वो हम डिस्कस करेंगे साथ में, और सारा लाइफ साइकिल देखेंगे कि किस तरह से सेल अपनी मियोसिस की डिवीजन कंप्लीट करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम. एक्चुअल क्रोमोसोम ऐसा होता है जो आप वैसे फोटोग्राफ्स अपने बुक्स में देखते हो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है. यहाँ पे इसका ये सेंट्रोमियर, दिस इज अ क्रोमेटिड कंप्लीट. ये आर्म है क्रोमेटिड की, ये अलग आर्म है, ये अलग आर्म है. एंड दिस इज द कॉपी. आप या फिर ये बोल सकते हो इसकी ये कॉपी है, या फिर ये बोल सकते हो इसकी ये कॉपी है, एक ही बात है. तो यहाँ पे आफ्टर सिंथेसिस फेज जो डीएनए या फिर जितने अमाउंट का डीएनए का ये क्रोमोसोम बनेगा, इसकी जो कॉपी होगी ये अपनी कॉपी अपने पास ही रखेगा. ड्यूरिंग सेल डिवीजन या फिर मेटाफेज के बाद ये यहाँ से स्प्लिट कर जाएगा और अलग अलग हो जाएगा. अब यहाँ पे हमने ये बात मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपस में ये क्रोमेटिड ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं एक तरह की. अब एक ही क्रोमोसोम की क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड है. अगर सेल में दो सेट हैं, मान लो ये फर्स्ट क्रोमोसोम है और सेल में दो सेट है, और ये एक सेट का फर्स्ट क्रोमोसोम है, दूसरे सेट का जो फर्स्ट क्रोमोसोम होगा अगर उसके साथ इसका पेयर बनेगा तो उसकी जो क्रोमेटिड्स होंगी उसके साथ इसकी क्रोमेटिड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगी. ये आपने याद रखना है. तो यहाँ पे जब भी हम डिवीजन के रिगार्डिंग देखेंगे, जो स्पिंडल्स बनते हैं ऐसे ऐसे आते हैं, बहुत सारे स्पिंडल्स आते हैं ऐसे ज्वाइन करते हैं, सेंट्रियोल से निकल के आते हैं. तो ये सिर्फ और सिर्फ सेंट्रोमियर के डिस्क होती है काइनेटोकोर, उसी के ऊपर अटैच करते हैं. आज हम उसके बारे में भी देखेंगे. उसकी डिटेल स्ट्रक्चर करनी नहीं है, बट आपको पता होनी चाहिए कि वो दिखने में कैसी लग रही है, एक तरह से किस तरह की होती है, कैसी अटैचमेंट होती है. दिस इज द काइनेटोकोर. ये कहाँ पे है? ये यहाँ पे है. इसके इधर वाली साइड होगी, इधर वाली साइड होगी. स्पेशल प्रोटीन से बनी हुई ही होती है. इट्स अ प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर. और यहाँ पे इसकी प्लेट्स होती हैं. ये काइनेटोकोर के साथ ऐसे स्पिंडल अटैच करेगा. ये आउटर काइनेटोकोर है और ये इनर काइनेटोकोर है. तो यहाँ पे इन्होंने इस एरिया को यहाँ से रिप्रेजेंट किया है, इस एरिया को यहाँ से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पे आके स्पिंडल अटैच करेगा. एक तरह से ये इसके प्रोटीन्स हैं जो इसको होल्ड करने का काम करते हैं. एक बार काइनेटोकोर इसको पकड़ लेता है या फिर इसके साथ ज्वाइन कर लेता है, फिर छोड़ता नहीं है स्पिंडल को. ये स्पिंडल अगर ग्रो करेगा ऐसे, अगर इसकी श्रिंकेज होगी तो इस तरह का होगा, ऐसे है. तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोटीन लिखी हुई है आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू योर +2 क्लास. तो यहाँ पे जो मायोसिस, अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि मायोसिस में पेयर बनता है. जैसे अगर ये अलग अलग हो रहे हैं तो मीन्स ये यहाँ पे इकट्ठे थे. तो मेयोसिस 1 के मेटाफेज 1 में ये कंडीशन है. इसमें पूरा क्रोमोसोम, एक सेट का एक क्रोमोसोम अपनी कॉपी के साथ इस तरफ जाएगा. दूसरे सेट का पहला क्रोमोसोम, या फिर मान लो ये भी फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है, जस्ट इमेजिन, तो ये अपनी कॉपी के साथ इधर जाएगा. तो इस तरह से फर्स्ट डिवीजन में सेट हाफ हो जाता है. मतलब एक सेट में सिर्फ एक सेल में एक ही सेट रहेगा, इसमें एक रहेगा. और जब ये है, ये जैसे ये सेल है वो आगे फिर से मायोसिस 2 में गया, देन इसकी कॉपी डिवाइड होती है. अभी सेट उतना ही रहेगा, बस कॉपी बढ़ जाएगी ऐसे. तो ये यहाँ पे इनका ये डिफरेंस है. और ये इनकी स्टेजेस हैं अलग अलग. जैसे प्रोफेज होता है हमारा मेनली, प्रोफेज में 5 स्टेजेस होती हैं मेयोसिस 1 के. दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिटीन, डिप्लोटीन, डायकनाइसिस. तो यहाँ पे प्रोफेज के दौरान ये एक तरह से डीएनए का ये इनका कंडीशन है. ये मेनली प्रोफेज फेज है. ये लेप्टोटीन फेज में ये अनटेंगल होने लग जाता है एक तरह से. फिर जाइगोटीन फेज में इनका एक तरह से पेयरिंग होने लग जाती है. पेयरिंग इन द सेंस एज लाइक दिस. ये पेयर्ड है. ये एक सेट का एक क्रोमोसोम शो किया और दूसरे सेट का वही वाला क्रोमोसोम शो किया हुआ है. मतलब ये भी फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये भी फर्स्ट क्रोमोसोम है. ऐसे बहुत सारे जितने भी होंगे सबका पेयर बन जाता है. तो इस तरह की पेयरिंग की जो शुरुआत है वो लेप्टोटीन जाइगोटीन से शुरू होने लग जाती है. पैक्टिटीन में
आते आते ये कंप्लीटली ऐसे पेयर बन जाता है और इनकी फिर क्रॉसिंग ओवर होती है। जैसे ये साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, पहले आप ये देख लो इस पोर्शन को, जैसे ये हम देख रहे थे दिस एरिया, इसके बीच में प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होती है जो इनको जोड़ के रखती है, और इनके क्रोमोसोम्स के ये क्रोमेटेड डीएनए से जिससे बना है वो ऐसे लूप्ड होता है। अब आपको क्रोमेटिन पता होना चाहिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, तो वो बेसिक है। दासेल की जो वीडियोस है उसमें न्यूक्लियस के पार्ट में मैंने क्रोमेटिन को एक्सप्लेन किया, और इवन मायोसिस या माइटोसिस की जो पिछली वीडियोस है उसमें भी मैंने क्रोमेटिन के बारे में क्लियर किया हुआ है। तो यहाँ पे ये सिप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, इसके भी प्लेट्स होती हैं, बट इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं करनी, बस हमने देखना है कि ये सिप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे होता है, और ऐसे इन दोनों को ये अरेंज करके रखेगा। ये क्रॉसिंग ओवर की स्टेजेस होती हैं जो पैक्टिटिन में होंगी, और ऐसे ये यहाँ पे एक क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड है एक तरह से, और ये दूसरी क्रोमेटिड है, कहने का मतलब इसकी कॉपी। तो जो ये साथ वाले दूसरे पेयर के सेम क्रोमोसोम के साथ ये ओवरलैप हो चुकी है। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है इनकी जिस पॉइंट से है, इसको आप बोलो क्रॉसिंग ओवर, और यहाँ पे रिकॉम्बिनेज एंजाइम की हेल्प से ये क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल हो सकेगी। उसके बाद यहाँ पे सिप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, आप यहाँ पे ये देखोगे कि इनके अंदर बहुत गैप है। तो ये जो पहली स्टेज थी, एक तो लैप्टोटिन, लैप्टिटिन स्टेज, लैप्टोटिन, फिर हमारी जाइगोटिन, फिर पैक्टिटिन। लैप्टोटिन में अभी अनटेंगल हो रहा था, जाइगोटिन में कॉम्प्लेक्स बनेगा, पैक्टिटिन में क्रॉसिंग ओवर होगी, ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल रही हूँ, और डिप्लोटिन में एक तरह से इसमें जो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था, जैसे आप इस फोटोग्राफ में देख रहे हो कि ये कम होने लगेगा डिसोल्यूशन, और ऐसे एक्स शेप स्ट्रक्चर्स जो है ये दिखेंगी, इसको आप बोलोगे चियास्मेटा, ये डिप्लोटिन में दिखेंगी। डायकनाइसिस इसका लास्ट स्टेज है, डायकनाइसिस, इसमें क्या होगा, ये प्रॉपरली अलग अलग हो जाएगा, इवन एक्स शेप स्ट्रक्चर्स भी अलग अलग हो जाएंगी, बट स्टिल ये पेयर का पेयर ही रहेगा। अब यहाँ पे पेयर आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर सेल के अंदर दो सेट हैं, एक सेट और एक सेट, इसके मान लो 10 क्रोमोसोम है, इसके भी 10 क्रोमोसोम है, तो इसका पहला इसका पेयर, इसको आप बोलोगे होमोलोगस, इसका सेकंड तो इसको बोलोगे होमोलोगस पेयर, ऐसे। तो पेयरिंग भी होमोलोगस में ही होती है, नॉन होमोलोगस में नहीं देखी गई। तो ऐसे इसकी स्टेजेस हैं। यहाँ पे ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है, ये प्रोफेज कंप्लीट होने से ऐसे ये पूरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं। फिर ये मेटाफेज में ऐसे इकट्ठे होंगे सारे के सारे पेयर्स, दो दो सेट के पेयर एक तरह से, तो ये ऐसे डिवाइड कर जाएंगे, ये मेटाफेज 1, ये एनाफेज 1, ये टीलोफेज 1। अब यहाँ पे ये आगे फर्दर सीधा डिवीजन में जाएंगे, यहाँ पे अनटेंगल होने लग जाते हैं, फिर अब प्रोफेज सेकंड में चले जाएंगे, बीच में कोई रेस्ट नहीं है, कोई सिंथेसिस नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है, सीधा ये आगे डिवीजन में जाएंगे। ये प्रोफेज 2, ये मेटाफेज 2। प्रोफेज 2 में ऐसी कोई स्टेजेस नहीं मिलेंगी आपको लेप्टोटीन जाइगोटीन वाली, तो ये बड़ा सिंपल होता है। यहाँ पे ये मेटाफेज 2, ये अलग हो रहे हैं, एनाफेज 2 एक तरह से, ये देखो टीलोफेज 2, तो ये प्रॉपर यहाँ पे न्यूक्लियस बन जाएगा, और इस तरह से ऐसे हमारी मायोसिस की डिवीजन कंप्लीट होती है। अब इसमें क्या रेगुलेशंस हैं, ये सेम एज लाइक माइटोसिस है। माइटोसिस की वीडियो में मैंने ये सारी प्रोसेस, स्पिंडल कैसे बनते हैं, कैसे इन द सेंस की मैकेनिज्म नहीं है बताया, मैंने आपको +2 के अकॉर्डिंग ही कवर किया है कि मतलब कब निकलेंगे, प्रोफेज में सेंट्रियोल क्या करेगा, फिर वो स्पिंडल इसके काइनेटोकोर पे अटैच होगा एंड ऑल दिस थिंग। अब यहाँ पे इस तरह का सेल का ये प्रोसेस है, इसको मैं फोटोग्राफ से दिखा रही हूँ, बाद में इसको मैं बुक के साथ एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो इसमें ये फर्स्ट डिवीजन जो अभी इंटरफेस से निकल के आया है, एक तरह से ये G1 S2 G2 ये सारी प्रोसेस करके आया। तो ऐसे प्रोफेज 1 की स्टेजेस जो थी, 5 स्टेजेस, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिटीन, डिप्लोटीन, डाइकनाइसिस, तो ये है। उसके बाद ये मियोसिस 1, सॉरी मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। अब ये दोनों सेल आगे प्रोफेज 1 से प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2, रिजल्टेंट 4 सेल्स आर फॉर्म्ड। अब यहाँ पे न्यूक्लियर कंटेंट के बारे में थोड़ा सा देखो, ये जो यहाँ पे ब्लू कलर के इन्होंने शो किए हुए हैं, ये मान लो एक सेट का फर्स्ट और एक सेट का सेकेंड, और ये रेड एक सेट का, दूसरे सेट का फर्स्ट, दूसरे सेट का सेकेंड, तो इनका पेयर बना हुआ है, फर्स्ट फर्स्ट का, सेकेंड सेकेंड का, तो ये हो गए होमोलोगस पेयर। अब इस कंटेंट को आप बोलोगे कि भाई ये डिप्लॉयड कंटेंट है,
एक तरह से कंटेंट मतलब पर सेल जितना रहने वाला है वो तो डिप्लॉयड है, बट इसमें कॉपीज कितनी है, 4 कॉपीज है। ठीक है, तो इस सेल तक पहुंचते पहुंचते, टेलोफेज तक पहुंचते पहुंचते, अब यहाँ पे जो प्रोफेज 2 में जाने वाले जो सेल्स हैं, पर सेल जो एक तरह से कंटेंट रहेगा वो एक सेट रहेगा, बट उसकी कॉपीज 2 है, कॉपी के साथ डिवाइड करता है। तो मियोसिस 2 खत्म होते तक इसमें पर सेल एक सेट रहेगा और कॉपी भी एक हो गई है। होप यू अंडरस्टैंड कि जैसे यहाँ पे है, अब यहाँ पे एक सेट कहने का मतलब ये एक ब्लू कलर एक सेट है, रेड कलर एक सेट। अब इसमें ये देखो एक सेट का ही रह गया काम सारा। ठीक है, और यहाँ पे पर इसके साथ इसकी ये कॉपी है, इसके साथ इसकी ये कॉपी है, ऐसे है बात। तो मियोसिस 2 में तो कॉपी ही बटती है, तो ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है, इसको इस वजह से हम माइटोसिस भी बोल देते हैं मियोसिस को, मियोसिस 2 को। तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी की बुक्स हैं, बुक की डायग्राम्स हैं। अब यहाँ पे आप सेंट्रियोल्स को देखो, एक तरह से पेयर है यहाँ पे, है ना, सेंट्रोसोम बोलोगे आप। तो ये पेयर, एक पेयर एक सेल में, एक पेयर दूसरे सेल में, और ये जो कलर शो किया हुआ है ये आपने भी एग्जाम के टाइम पे करना है, बिकॉज इससे ये पता चला है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है और ये पोर्शन इसका इसके साथ, इसका इसके साथ एक्सचेंज हो चुका है। ये वाली डायग्राम, इसमें आप सेंट्रियोल को देखो, यहाँ पे एक पेयर के एक ही इसका है यहाँ पे सेंट्रियोल, यहाँ पे एक, और ये स्पिंडल फिर बनाएंगे और फिर हर एक सेल में एक एक जाएगा। जब ये आगे ग्रोथ करेगा या फिर आगे काम करेगा, देन उसके बाद इसका कंटेंट उतना ही रिस्टोर हो जाएगा। तो ये थी भाई इसका काम सारा। तो अब हम चलते हैं आपकी एनसीईआरटी पर। अब यहाँ पे एनसीईआरटी में मियोसिस 1 का प्रोफेस 1 यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया हुआ है। और let's see, just a minute, let me set the frame on the screen. Yeah, so guys, यहाँ पे meiosis 1 जो है, यहाँ पे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिटीन, राइट, एंड डिप्लोटीन एंड डाइकनाइसिस, यहाँ पे इनके कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है, लेप्टोटीन ले आओ जी पकौड़े दे दो। तो ये मैंने लाइन है, मुझे लर्न हो जाता है इससे, तो आपको भी हो जाएगा। प्रोफेस 1 जो मियोसिस 1 है, ये सबसे लॉन्गर फेज है एक तरह से पूरी मियोसिस का। इसमें लेप्टोटीन में ये देखो क्रोमोसोम ग्रेजुअली आपको लाइट माइक्रोस्कोप में दिख जाएंगे और अपनी कंडेंसेशन जो है, ये कॉम्पैक्शन मतलब ये कंडेंसेशन जो है ये स्टार्ट कर देंगे। जाइगोटीन में क्या होगा कि अलग अलग सेट का जो पेयर है वो बनने लग जाएगा, जैसे आपने फोटोग्राफ्स में देखा। तो इस प्रोसेस को आप बोलोगे साइनेप्सिस, जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेगी, और उसको आप बाइवेलेंट और टेट्राड भी बोल सकते हो। जिस वजह से ये दो अलग अलग सेट के सेम सेम क्रोमोसोम पास आएंगे और इकट्ठे रहेंगे, उसको आप बोलोगे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और जो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई है वो होमोलोगस पेयर है। एंड प्रोफेस 1 में फिर इस सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की वजह से ही ये इतने क्लोज हो जाते हैं और इनके क्रोमेटिड्स जो हैं ये एक्सचेंज हो जाती हैं, जिसको आप ये बोलोगे कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। जिस जिस जगह से ये एक्सचेंज होगी, जैसे हमने फोटोग्राफ में देखा था, उस जगह को बोलोगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और रिकॉम्बिनेज एंजाइम की वजह से ये काम होगा। तो क्रॉसिंग ओवर के ऊपर ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन क्रॉसिंग ओवर। तो सिंपल यहाँ से आप डेफिनेशन लिख दो, बिल्कुल सही है, चाहे अपनी बना के लिख दो, कि इसमें सिंपल है कि जेनेटिक मटेरियल का दो होमोलोगस जो क्रोमोसोम हैं उनके बीच में एक्सचेंज हो रहा है। अब ये एक पॉइंट पे भी हो सकता है, मोर देन 1 पॉइंट पे भी हो सकता है। इट्स अ एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, रिकॉम्बिनेज एंजाइम के बिना ये काम नहीं होगा। और उसके बाद डिप्लोटीन में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जैसे हमने देखा था कि गैप आ गया था जिसमें एक्स शेप स्ट्रक्चर हमें दिख रही थी, तो उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होने लग जाता है, मतलब वो खत्म होने लग जाता है, और एक्स शेप स्ट्रक्चर्स जो है हमें दिखने लग जाती है, जिसको हम बोलेंगे चियाज़मेटा। तो ये एक्स शेप स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है। अब फाइनल स्टेज इज डायकनाइसिस, जिसमें एक्स शेप स्ट्रक्चर्स की एक तरह से ये खत्म हो जाती हैं, दिखता नहीं है, मतलब ये टोटली सेपरेट हो जाएंगे, बट अलग अलग नहीं होंगे बहुत ज्यादा, ये पास पास में ही रहेंगे। और न्यूक्लियर एनवेलप अब तक तो खत्म, न्यूक्लियोलस खत्म, सेल ऑर्गेनेलिस नहीं दिखेंगी। तो यहाँ पे माइटोसिस का जो है, मायोसिस का जो है मेटाफेज 1 फेज जो है ये स्टार्ट हो गया। मेटाफेज 1 में ये सारे बायोवेलेंट क्रोमोसोम ऐसे ही रहेंगे और सीधा प्लेट में चले जाएंगे, प्लेट बना देंगे सेंटर पे सेल की। इसके साथ यहाँ पे
एंड यहाँ पे लेट मी सेट द फ्रेम फर्स्ट, या एंड दिस एनाफेज होमोलोगस क्रोमोसोम जो है यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, जो ये आप फोटोग्राफ में देख रहे हो। अब ये पेयर है, दिस इज अ होमोलोगस पेयर, दिस इज अनदर होमोलोगस पेयर। Suppose this is chromosome 1, this is chromosome 2 of one set and this is of another set respectively. And यहाँ पे अपनी अपनी कॉपी के साथ चले गए, याद रहे अपनी अपनी कॉपी के साथ। और यहाँ पे एनाफेज में यही लिखा हुआ है सेपरेट, कुछ नहीं है इसमें डिटेल जो है। अगर आपको माइटोसिस आ गई ना तो मायोसिस भी अपने आप आ जाएगी, डिफरेंस आप अपने आप नोट करोगे। तो यहाँ पे भाई टीलोफेज में ये न्यूक्लियर एनवेलप अपीयर हो जाती है, ये थोड़ा सा अनटेंगल होने लग जाते हैं, फिर से डिकंडेंस हो जाएंगे एक तरह से। तो ऐसे ये काम होगा इसका। तो although it in many cases the chromosome do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state, extended state in the sense कि वो प्रॉपर इंटरफेस में नहीं जाएगा। जो क्रोमेटिन जो इसका डीएनए है जो प्रॉपर ये इंटरफेस होता है उसमें ये नहीं जाएगा, और उसी के पहले ही, ऐसा होने से पहले वो मेयोसिस 2 में चला जाएगा। और यहाँ पे इंटरकाइनेसिस का जो प्रोसेस है इसको आप ये बोल सकते हो कि द टाइम पीरियड ऑफ बिटवीन मेयोसिस 1 एंड मेयोसिस 2, उतने टाइम पीरियड को आप बोलोगे इंटरफेस, सॉरी इंटरकाइनेसिस। अब यहाँ पे जो सेल्स बने हैं, यस दीज आर नॉन एज डायड ऑफ सेल्स। और यहाँ पे भी एमसीक्यू आ सकता है आपको, what are known as diad-off cells या what do you mean by diad-off cells? Simply जो सेल meiosis 1 के कंप्लीट होने से बनेंगे वो होते हैं diad-off cell। अब ये सीधा meiosis 2 के प्रोफेज 2 में जाएगा साइटोकाइनेसिस होने के बाद। ये सीधा उसी तरह से न्यूक्लियर एनवेलप खराब हो जाएगा जितना भी बना है, क्रोमोसोम फिर से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, वो फिर से इक्वेटर पे आएंगे और अपना साइटो से स्पिंडल से अटैच होगा इसके काइनेटोकोर के साथ। और फिर काइनेटोकोर के साथ जो स्पिंडल अटैच है वो अपने आप में कंडेंस होगा और खींचेगा इसको। एज रिजल्टेंट ये प्रोसेस अकर होगी। अब तो इसमें एट द एंड टीलोफेज 2 में सारा सेम है, 4 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। अब इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो सेल एक तरह से जिनका सेट हाफ होना चाहिए, जैसे पेरेंट सेल जो है या फिर हम ह्यूमंस जो हैं, हमारी बॉडी के जितने भी सेल हैं वो सारे डिप्लॉयड कंटेंट के हैं, बट एक्सेप्ट स्पर्म या फिर ओवरी में बनने वाले जो आगे गैमीट हैं, फीमेल गैमीट, उनको छोड़कर उनका एक सेट होना जरूरी है। बिकॉज जब वो फ्यूजन में जाएंगे तो वो अपने आप अपना नंबर रीस्टोर करके फिर से डिप्लॉयड हो जाएंगे, ये बात है यहाँ पे। तो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड होने के लिए ये मायोसिस की प्रोसेस से ही वो हैप्लॉयड होते हैं, और फिर से जब जाइगोट बन जाएगा वो पेरेंट के जैसा ही है, बिल्कुल नंबर उतना ही रिस्टोर हो गया, तो वहां पे कम करने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे माइटोसिस अपना रोल प्ले करेगी उसको ग्रो करने के लिए। अब यहाँ पे एक बात बता दूं, ये जो डिप्लॉयड सेल है हमारी बॉडी में 2 तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं सोमेटिक सेल्स और दूसरे होते हैं जर्मिनल सेल्स। और जो सोमेटिक सेल होते हैं इनसे गैमीट नहीं बनते, जो जर्मिनल सेल्स हैं इनसे गैमीट बनते हैं। स्टार्टिंग में ये भी डिप्लॉयड होते हैं, फिर ये मेयोसिस शो करेंगे, मेयोसिस शो करने के बाद एक सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बन जाते हैं। अब वो बिहेव करते हैं गैमीट की तरह, फिर वो फ्यूजन में जाएंगे, फिर से पर सेल एक सेल जैसे जाइगोट बनेगा तो वो फिर से अपना नंबर रिस्टोर कर लेगा। तो मेयोसिस के बिना ये जो कन्वर्जन है, क्योंकि ये जाइगोट तो ऐसे बनेगा ही बनेगा, गैमीट फ्यूज करेगा ही करेगा, बिकॉज रिसेंटली तो अभी मैकेनिज्म ये है एट प्रेजेंट की जनरेशन या स्पीसीज में एवोल्यूशन के दौरान। तो इस तरह से ये प्रोसेस का अपना रोल है। तो इससे क्या होगा कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्पीसी अपना नंबर डीएनए का कंटेंट जो है मेंटेन रखती है, कम नहीं होने देती, ज्यादा नहीं होने देती। ये रिकॉम्बिनेशंस की वजह से जो क्रॉसिंग ओवर पड़ रहे थे तो उसकी वजह से चेंजेस आने के चांसेस पूरे रहते हैं, और उसी की वजह से एवोल्यूशन की प्रोसेस में हेल्प होती है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि इसी की वजह से एवोल्यूशन होता है, रीजंस बहुत हैं एवोल्यूशन होने के। एवोल्यूशन क्या है कि किसी में भी समय के साथ या टाइम के साथ चेंज आ रहा है, उसको आप बोलोगे एवोल्यूशन, और नई चीज बन रही है जो ज्यादा बेटर है उससे पहले। तो ये बात है इसकी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। अब उम्मीद है कि टॉपिक समझ आ गया होगा आपको।
तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी रिगार्डिंग बायोमोलिक्यूल्स। तो उसके बाद ये समरी है ये सारे चैप्टर की, ये आप पढ़ लोगे तो बेटर है, सेल्फ स्टडी करो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसके बाद मैं बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस करूंगी, उसमें बहुत ज्यादा लर्निंग है, आपको स्ट्रक्चर्स लर्न करनी पड़ेंगी, तभी वो इजी होगा आपके लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।